हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। जिस टॉपिक को आप किसी भी पीटी एग्जाम्स में और आईएएस पीसीएस के मेन एग्जाम को आसानी से डील कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। देखिए, हम लोग आज जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति जो भारतीय इतिहास के परिवेश को बदलकर रख दिया। दैट मीन्स जब हम बात कर रहे हो, मैंने कहा भारतीय इतिहास के परिवेश को बदलकर रख दिया। इससे पहले कई विद्रोह हुए, चाहे वो नील आंदोलन के तौर पे हो, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो, या फिर कई और भी अन्य विद्रोह इस देश में हुए। लेकिन जैसे ही ये सैनिक विद्रोह हुआ, पूरे भारत को एक सूत्र में इसके बाद बांधने का कार्य आरंभ हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद एक संगठन स्थापित की गई थी 1885 में, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में बनकर 1947 तक क्रमबद्ध तरीके से भारत की आजादी का संघर्ष को किए और आजाद भारत का सपना इस देश का पूरा हुआ। 1857 की क्रांति, यहाँ से मेंस में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें एक टॉपिक हमारा होता है 1857 की क्रांति का कारण क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा होता है विद्रोह का प्रसार कहां ये विद्रोह हुआ है। और तीसरा जो है, इस विद्रोह का परिणाम क्या क्या निकलकर सामने आया। विद्रोह का परिणाम, ये तीन टॉपिक हम लोगों से पूछा जाता है मेंस के एग्जाम में। लेकिन जब हम विद्रोह के प्रसार की बात करेंगे तो ये हर एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भाई दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, लखनऊ से किसने किया, बिहार से किसने किया, झांसी से किसने किया। हर एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से क्वेश्चंस प्री ओरिएंटेड में भी रहा करता है ऑब्जेक्टिव टाइप। आइए 1857 की क्रांति के पृष्ठभूमि को देखते हैं। देखिए, हम लोगों को पता है कि भाई पहला आक्रमण या पहला अंग्रेजों का एक युद्ध जिसमें बंगाल के क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था, जो 1757 का पलासी का युद्ध था। के पलासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसके बाद बंगाल जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और देखते ही देखते इसके बाद 1764 में हम लोगों को पता है कि बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और बक्सर के युद्ध में 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई, तो उस इलाहाबाद की संधि का परिणाम ये निकलकर सामने आया कि भाई दिल्ली के लाल किला तक का दरवाजा अंग्रेजों का इलाहाबाद के संधि के बाद खुल गया। तो एक कह सकते हैं कि 1757 पहला युद्ध के तौर पे मौजूद रहा, और 1764 जिसे हम बक्सर के युद्ध के तौर पे कह रहे हैं, और इस बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुआ 1765 की संधि, जो हम इलाहाबाद की संधि कह रहे हैं। इन तमाम घटनाओं के बाद अंग्रेजों की स्थिति भारत में काफी मजबूत हो गई, और लगभग 1757 से 1857, दैट मीन्स 100 वर्ष,
इस 100 वर्ष के परिणाम के रूप में 1857 की क्रांति को हम कह सकते हैं। इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है इस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। देखिए, जब हम कारण की चर्चा करेंगे तो कारण तो कई बनेंगे, जिन कारणों में सबसे पहला कारण हमारा जो बनेगा वो हमारा है राजनैतिक कारण। क्योंकि हम इसको हिसाब कर रहे थे, फिलहाल पहला कारण जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा राजनैतिक कारण। पहला कारण हमारा राजनीतिक कारण। क्या है राजनीतिक कारण? हम जानते हैं इस देश में रियासत राजाओं, महाराजाओं और मुगलों का शासन हुआ करता था। हम लोगों को ये पता है कि भाई पूरे भारत के में मुगलों का शासन और कई अलग अलग क्षेत्रों पर राजाओं की शासन मौजूद थे। तो जब यहाँ पे गवर्नर जनरल बनकर एक व्यक्ति लॉर्ड डलहौजी आए, लॉर्ड डलहौजी जब यहाँ आए तो एक्चुअली क्या था, इसके पहले भी लोग आए, इसके बाद भी लोग आए, लेकिन डलहौजी की नीति ही अलग थी। वो काफी साम्राज्यवादी किस्म का इंसान था। उसको ये लगता था कि भाई पूरे भारत को अपना बना, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो यहाँ केवल व्यापार करने ही आया था। लेकिन देखते देखते समय बीता, काफी लंबा समय बीता। तो काफी लंबा समय जब बीत रहा था तो अंग्रेजों की नीतियों में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। मतलब वो अपनी सत्ता स्थापित करने के धुन में कई क्षेत्रों को अपने कब्जे में करना चाहे और कई क्षेत्रों को उन्होंने किया भी। जैसे मैंने 1757 कहा, पलासी का क्षेत्र, मतलब बंगाल का क्षेत्र। मैंने बक्सर के बाद को किया, बंगाली घटना ही है, लेकिन इलाहाबाद की संधि मतलब अवध भी गया। तो इस तरीके से कई क्षेत्रों को कई वायसराय और गवर्नर जनरल्स के कार्य में ये घटनाएं हुई। लेकिन लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि तत्कालीन जो कारण बन रहा था वो इंसान थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का दो सिद्धांत, एक सिद्धांत का नाम है इनका व्यगत सिद्धांत, एक सिद्धांत इनका कहलाता है व्यगत सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत इनका कहलाता है सहायक संधि। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई सहायक संधि के जनक कौन है? तो कौन हो गए? लॉर्ड डलहौजी जो हैं वो सहायक संधि के जनक जाने जाते हैं। ये व्यगत सिद्धांत और सहायक संधि के माध्यम से इन्होंने कई क्षेत्रों को इन्होंने अपने कब्जे में लिया। कई क्षेत्रों में हम बात करें तो भाई बहुत सारे क्षेत्रों में एक क्षेत्र हमारा आता है संभलपुर का क्षेत्र जो उड़ीसा में पड़ता है। संभलपुर का क्षेत्र जो उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा क्षेत्र जो है वो जयपुर का क्षेत्र। तीसरा नागपुर का क्षेत्र, ठीक है। तीसरा जो हो गया वो नागपुर का क्षेत्र। इसके अलावा एक क्षेत्र है झांसी का क्षेत्र। तो इस तरह के कई क्षेत्र जो हैं यहाँ पे मौजूद थे। याद रखिएगा सहायक संधि ये वर्ड हम लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पूर्ण रूप से ही, क्योंकि डलहौजी का सबसे खतरनाक लिपि जो था वो था हड़प नीति। और सहायक संधि एक पुरेट बोला जाए तो हम बोलेंगे वेलेजली, ठीक है। सहायक संधि के पुरेट किसको बोलेंगे? वेलेजली। लेकिन जैसे भी हो, मतलब कुल मिलाकर एक वर्ड है साम दाम दंड भेद, जो लगेगा उसके तहत जो है इन क्षेत्रों को वो अपने कब्जे में करना चाहा और इन क्षेत्रों को उन्होंने अपने कब्जे में किया भी।
एक और क्षेत्र लिख देते हैं सतारा का क्षेत्र। एक और क्षेत्र है सतारा का क्षेत्र। इन क्षेत्रों को उन्होंने अपने कब्जे में किया भी। इसका परिणाम निकलकर यह सामने आया कि भारत के कई बड़े बड़े क्षेत्र इन लोगों के कब्जे में चले गए। तो जब ये कब्जे में चले गए तो देखते ही देखते अब ये लोग क्या करने लगा कि मुगल बादशाह को भी अपमानित करने लगा। क्योंकि नो डाउट हम जानते हैं भारतीय जनता मुगल बादशाह को ही अपना समझ रहा था और मुगल बादशाह के अपमान करने का बहुत सिंपल तरीका उन्होंने अपनाया। हम लोग जानते हैं कि भाई मुगल बादशाह को पेंशन दिया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा मुगल बादशाह को पेंशन डेट में नजराना जो है वो दिया जाता था। तो जैसे ही वो नजराना, एक सेकंड, हाँ सर रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ रिकॉर्ड कर रहा है सर। जैसे ही मुगल बादशाह को पेंशन की बात की गई तो आरंभ में तो पेंशन इन लोगों को मिल रहा था, लेकिन आने वाले समय में क्या होने लगा कि भाई इनका जो नजराना जो पहुंचता था उसको अब बंद करना शुरू किया। मतलब मुगल बादशाह को जो नजराना पहुंच रहा था वो बंद करना शुरू किया का सीधा सा मतलब है अपमानित करना। सीधा सा इसका मतलब है अपमानित करना। और जनता के नजर में तो 100% अपमानित करने वाली बात हो रही थी। दूसरा काम किया इन लोग क्या अपमानित करने का, सिक्कों पर नाम ढलवाने की जो प्रथा थी वो बंद कर दिया। मतलब आज तक का इतिहास रहा था भारत में कि राजाओं का सिक्कों पर नाम चलता था, लेकिन अब उसको क्या किया ये लोग, बंद कर दिया। तीसरा क्या किया कि बादशाह को लाल किला छोड़कर जाने के लिए विवश करने लगा कि आप लोग एक काम करो, आप लोग लाल किला को छोड़ दो और आप लोग चले जाओ कुतुब मीनार के क्षेत्रों में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो थी वो 1857 की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। क्योंकि भारतीय जनता सब देख रहा था कि भाई किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा अपमान हम लोगों के मुगल बादशाह का या फिर अन्य क्षेत्रों के राजाओं का भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता इससे नाराज तो हो ही रही थी। तो पृष्ठभूमि राजनीतिक कारण के तौर पे ये शुरू हो रहा था। दूसरा कारण जो बन रहा था वो कारण था हम लोगों का आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, इस आर्थिक कारण को हम लोग प्रशासन के साथ भी जोड़ सकते हैं। आर्थिक या प्रशासनिक कारण जो है वो दूसरे कारण के तौर पर जाना जाता है। देखो क्या हो रहा था, अंग्रेजों के द्वारा कुछ नई भू राजस्व की व्यवस्था है। हम लोग जानते हैं कि भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक व्यवस्था आई थी जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। ये 1793 में ये प्रथा आई थी। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये प्रथा आई। इस प्रथा में जमींदारों को एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आप लोग अधिक से अधिक भू राजस्व को और 89% हिस्सा जो है 89% हिस्सा जो है वो आप अंग्रेज को दो और रिमाइंडर 11% जो हिस्सा है वो खुद रखो। मतलब अब जमींदार क्या करेगा, अधिक से अधिक ऐसे सुनना चाहेगा क्योंकि उसको 89% हिस्सा जो है किसको देना है, अंग्रेजों को देना है। तो ये एक कारण रहा। दूसरा आया जो कहलाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। मतलब
जमीन का रईती, हम जानते हैं रईती जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो भाई जमीन जिसका है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना। और तीसरा आया महलवाड़ी व्यवस्था, मतलब कुल मिला के भारत में 100% भू राजस्व का नया सिस्टम को लागू कर दिया गया। बहाना जो भी रहा, इसको बहाना ही कहेंगे कि भाई किसी तरीके से हमको भारत के हर क्षेत्र पर अधिकार कर लेना। कई बार तो ऐसा होता था कि अगर आप लगान नहीं दे पाते हैं तो आपकी जमीन की नीलामी कर दी जाती थी। तो नो डाउट इस तरह की स्थितियों में या प्रशासन या आर्थिक कारण जो भी रहा हो, इस तरह की स्थितियों में किसान की स्थिति तो बद से बदतर हो जाएगी ना। अगर हम लगान नहीं देंगे तो हमारा जमीन भी चल जाएगा। तो भाई अब कर्ज करके बेचारा दे या जैसे भी दे, क्योंकि ये हर हिस्से में हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये 19% हिस्सा बंगाल वगैरह का क्षेत्र, बंगाल बिहार कुछ यूपी का क्षेत्र, रैयतवाड़ी 51% भाग पे था और ये 30% भाग पे था। मतलब 100% भारत में ये तीनों व्यवस्थाओं को लागू कर दिया गया। तो एक हिस्सा ये रहा कि बड़े जमींदार जो थे उसके पद भी अब और उनके जमीन भी छीनना शुरू किया, क्योंकि जमींदार अगर नहीं देगा तो आप दीजिए। किसान जमींदार को जिम्मा दे मतलब क्या हो गया कि भाई जमींदार अगर नहीं दे पाए, जमींदार को देना हो घर से, जमींदार भी परेशान और किसान भी परेशान। तीसरा कारण जो बना वो हमारे यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक कारण बना। सामाजिक और राजनीतिक, देखो कैसे, राजनीतिक नहीं बोले कि राजनीतिक हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। इतने लंबे समय तक ये लोग रह गया और उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन जो है कई नए नए सुधार वाले सिस्टम को बनाना शुरू किया, कई नए नए सुधार वाले सिस्टम। मतलब कुल मिला के वो धर्म परिवर्तन पर बहुत अधिक जोर दे रहा है और इस धर्म परिवर्तन का बहाना करके अंग्रेजों ने कई नए नए सुधार बनाने शुरू किए। हम लोग जानते हैं एक कानून लाया गया था, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, इसके तहत जो है ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। अब ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति देने का सीधा सा मतलब है कि भाई तुम जितना धर्म प्रचार कर सकता है करो, बलपूर्वक भी कर सकते हो। तो जब बलपूर्वक कर सकते हैं का सीधा सा मतलब है कि भाई जबरन धर्म परिवर्तन की बातें अंग्रेज करना चाहिए और किया। जबरन धर्म परिवर्तन की बातों को अंग्रेजों ने किया और एक अधिनियम 1856 में लाया गया था, धार्मिक नियोग्यता हिंदुओं की। मतलब इन लोगों ने ये कहा कि भाई हिंदू धर्म में भी संशोधन, और किया क्या कि जो लोग ईसाई धर्म को अपनाएगा, धर्म परिवर्तन की लालच भी आरंभ किया है, जो लोग ईसाई धर्म को अपनाएगा उन लोगों को पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ये सोच अंग्रेजों का धर्म के प्रति और हमारे इस समाज के प्रति आ रहा है। कई लोग विवश भी हो रहे थे और कई लोग गुस्से में भी हो रहे थे। तो भाई यहाँ पे कई कारण हम लोगों ने देखा, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक एवं धार्मिक कारण, इन कई कारणों को देखा। लेकिन इन तमाम कारणों के बाद भी सबसे बड़ा कारण इस विद्रोह का जो बना वो कारण था, टॉप नंबर पे डालते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, और वो कारण था सैनिक कारण। वो कारण था कौन? सेना। क्योंकि तत्कालीन कारण के तौर पे तो 1857 के विद्रोह को सैनिक कारण के तौर पर ही जोड़ा जाता है, क्योंकि सैनिकों ने ही इसकी शुरुआत की। यही वजह है कि 1857 की क्रांति को हम सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या रहा कहानी, आइए चर्चा करते हैं। देखो हुआ क्या था
अतीत के समय में ज्यादातर भारतीय सेना में मौजूद थे, ज्यादातर। बेसिकली वो ब्राह्मण या पठान हुआ करते, वो खान बोलते हैं। ये जाति के लोग अंग्रेजों की सेना में बहुत अधिक मात्रा में भरे हुए थे और भारतीय सैनिक मौजूद तो थे, लेकिन भारतीय सैनिकों को कितना भी अच्छा भारतीय सैनिक सेवा दे, उसको अधिकारी नहीं बनाता था। मतलब बहुत होता था तो लास्ट सूबेदार तक बनाता था, और जितने उच्च अधिकारी जो अंग्रेजों का होता था वो सारा का सारा अंग्रेजी हो। तो भाई अब आप ये सोच के देखो कि हम और आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं और आपको प्रमोट करें हमको ना करें तो बुरा तो लगेगा, बुरा लग भी रहा था सैनिकों को। लेकिन ये तमाम चीजें, पदोन्नति से लोगों को प्रमोशन से वंचित रखा जाता था। इसके अलावा जब सीमा से बाहर युद्ध में जाते थे तो अलग से कोई फैसिलिटी इनको नहीं मिलता था, जबकि जो साथ में अंग्रेजी सेना गया उसको फैसिलिटी दिया जाता था। तो ये तमाम चीजें अंग्रेजी सिपाहियों और भारतीय सिपाहियों के बीच का जो ये अंतर था, इस अंतर से तो भारतीय जो सैनिक थे उनके मन में तो कहीं ना कहीं एक भावना क्रिएट होगा कि भाई इन लोगों को वैल्यू ही, हम लोगों को वैल्यू ही नहीं देता है, और ऐसा हो भी रहा। समुद्र पार करना उस समय जो है एक धर्म परिवर्तन के जैसा माना जाता था, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक समुद्र पार करते थे। ये तमाम घटनाएं सैनिकों के मन में हो रही थी, उथल पुथल सैनिकों के मन में चल रही थी, और इसी उथल पुथल के बीच जो है एक नया कारतूस आया, एक नया कारतूस। क्योंकि पहले क्या होता था, ब्राउन बेस कारतूस होता था, याद रखिएगा। शुरुआत जो हुआ था कारतूस जो था वो ब्राउन बेस कारतूस था, लेकिन अंग्रेजों ने इसके स्थान पर एक नया कारतूस और राइफल लाने का काम किया, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। शुरुआत में यह था, लेकिन बाद में क्या किया, एनफील्ड राइफल बोला है। इस राइफल की बुराई बोलो या हम लोगों के लिए बुराई और उन लोगों के लिए खासियत ये बोलो कि इस राइफल में बारूद भरने के लिए चर्बी मुंह से ही काटना पड़ता था। बारूद को मुंह से काटने के बाद ही इस राइफल, एनफील्ड राइफल में उसे भरा जाता था। तो भाई ये चीजें जो चलनी शुरू हुई कि मुंह से खींचकर डालना है, तो कहीं ना कहीं सैनिकों को ये लग रहा था कि भाई मुंह से खींचे, अजीब तरह का चीजें बारूद को मुंह में ले रहे हैं, वहां तक तो ठीक लगा। लेकिन 1857 जनवरी में 1857 को एक अफवाह बोल सकते हैं या हकीकत बोल सकते हैं, वो पूरा कि जो मुंह से हम लोग खींच के जो बारूद डाल रहे हैं कारतूस में, एनफील्ड कारतूस में, उसमें जो चर्बी का प्रयोग किया गया है और वो चर्बी गाय या सूअर का डाला गया। तो नो डाउट मैंने पहले ही कहा कि ज्यादातर लोग क्या थे, हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग के थे, और दोनों भड़क गया, भड़कना स्वाभाविक था, क्योंकि गाय लोगों के लिए पूजनीय है और सूअर से मुस्लिम नफरत करता है। तो दोनों भड़क गया, और इसके भड़कने के बाद का परिणाम जो निकला, वो सबसे पहला परिणाम निकला 34वां रेजिमेंट। सबसे पहला परिणाम याद रखिएगा, 34वां रेजिमेंट। बक्सर तो ये मेरठ तो है ही है, लेकिन सबसे पहला इसका जो शुरुआत हुआ वो बैरकपुर से हुआ, 34वां रेजिमेंट। जो उस समय बैरकपुर में था, 34वां रेजिमेंट जो उस समय बैरकपुर में था, और डेट था 29 मार्च 1857। याद रखिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या देखते हैं, 10 मई 1857, लेकिन 10 मई 1857 जो हम देखते हैं वो मेरठ के लिए देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हम बात कर रहे हैं क्या, शुरुआत।
हम बात कर रहे हैं किसका? शुरुआत का। और हम लोग जानते होंगे एक व्यक्ति जिनका नाम था मंगल पांडे, फिल्म भी आई उनकी, देखिए वो, ठीक है, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इस डेट में 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद अपने ही 2 अधिकारी की गोली मार दी। अपने ही 2 अधिकारी को मुर्शिदाबाद के पास गोली मार दी, जिसमें एक अधिकारी का नाम था लेफ्टिनेंट बाघ, एक अधिकारी हुआ करते थे, और दूसरा अधिकारी जो इनका था उनका नाम था सर्जेंट ह्यूसन। सर्जेंट ह्यूसन मुर्शिदाबाद में गोली मार दी। गोली मारने के बाद इसकी हो गई मृत्यु। तो जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु की सजा मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई और 34वां रेजिमेंट को भंग कर दिया। लेकिन अब ये आग तो मंगल पांडे ने सभी लोगों के दिल में जला दिया और ये आग फैला, भारत के कई हिस्सों में फैला और फैलते फैलते ये 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में पहुंच गया। वहां के घुड़सवार सेना ने साफ मना कर कि भाई हम ही गोली नहीं चलाएंगे। तो जब यहाँ पे मना किया तो भाई सैनिकों ने विद्रोह यहाँ भी किया। लगभग 96 सैनिक यहाँ पे विद्रोह करना उतारू हुए और लोगों को ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर यह काम नहीं करेंगे। कई सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और 10 वर्ष सजा सुनाई गई। लेकिन 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया और 10 साल का सजा सुना दिया गया। उसके सजा के बाद इसके विरोध में ही, जो मैंने डेट लिखा है एग्जैक्ट डेट मेरठ के लिए, 10 मई 1857 से ये विद्रोह आरंभ हुआ। और ये विद्रोह जो है वो पूरी तरीके से 10 मई को स्टार्ट किया गया, लेकिन 11 मई होते होते ये विद्रोह बड़ा रूप ले लिया और सभी सैनिक वहां से दिल्ली आ गए और दिल्ली पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया। आज हम लोग वॉल्यूम 1 के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हर एक सेक्शन को हम लोग देखेंगे। अगला वीडियो हम लोगों का जो होगा उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ और किन किन लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।